रुख करते ब्यावरा का, देखते हैं यहां किसकी जीत का बिगुल बज सकता है। राजगढ़ जिले की ब्यावरा सीट का अपना अलग ही महत्व है। यहां के सियासी इतिहास पर नजर डाली जाए तो स्थिति यह है कि इस सीट पर लगातार दूसरी बार किसी भी दल और उम्मीदवार द्वारा लगातार 2 बार जीत नहीं दर्ज की जा सकी है। साल 1977 और 80 के चुनाव को छोड़ दे तो आजादी के बाद से यह स्थिति बदस्तूर जारी है। हालांकि ये आम चुनाव नहीं है बल्कि उपचुनाव है। ऐसे में ब्यावरा के जो सियासी समीकरण हैं वो किस तरह के होंगे, उसमें कौन फिट बैठता है, इस पर हम विस्तार से बात करें। चलिए उसके पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं इस विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई। कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी के निधन से रिक्त हुई ब्यावरा सीट पर उपचुनाव की जंग दिलचस्प होती नजर आ रही है। यहां बीजेपी ने नारायण सिंह पवार को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने रामचंद्र दांगी पर दांव लगाया। वहीं बसपा से गोपाल सिंह भिराला ताल ठोक रहे हैं। हालांकि बसपा का ब्यावरा में खास असर नहीं है। मतलब इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। इस सीट का सियासी इतिहास काफी दिलचस्प है। दरअसल यहां एक नेता ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज नहीं की है। या तो पार्टियां अपना उम्मीदवार बदल देती हैं, और अगर पार्टियां अपना उम्मीदवार नहीं भी बदलें तो मतदाता अपना विधायक खुद बदल लेते हैं। ये क्रम 1952 के पहले आम चुनाव से आज तक देखने को मिल रहा है। सिर्फ डीएम जगताप ऐसे नेता हैं जो अलग अलग दलों से लगातार 2 बार 1977, 1980 में जीते थे। इस सीट पर पिछले 4 चुनाव देखें तो 2 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस को जीत मिली। 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस के गोवर्धन सिंह ने करीबी मुकाबले में बीजेपी के नारायण सिंह पवार को करीब 800 वोटों से हराया था। ब्यावरा सीट पर अगर जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो यहां दांगी और सोंधिया समाज का दबदबा माना जाता है। दांगी समाज का वोट बैंक 30 से 35 हजार के बीच है, तो सोंधिया समाज के मतदाता 25 से 30 हजार के बीच हैं। लिहाजा पार्टियां इन्हीं जातियों से आने वाले चेहरों पर दांव लगाती हैं। दांगी और सोंधिया बाहुल इलाके में ब्राह्मण, लोधी, गुर्जर, मीणा और यादव मतदाता भी निर्णायक साबित होते हैं। नजर मुद्दों पर डाली जाए तो ब्यावरा में इनकी कमी नहीं है। यहाँ पानी और रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। शहर और ग्रामीण अंचल में पर्याप्त पानी नहीं होने से लोगों को हर दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी ब्यावरा की स्थिति ठीक नहीं है। किसानों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हो रहा है। अब ऐसे में ब्यावरा में किसकी जीत का बिगुल बजता है, रोमांच इसे लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो चलिए ब्यावरा विधानसभा सीट के उपचुनाव पर विस्तार से बात करते हैं, जिसके लिए लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं के अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और रमेश शर्मा जी। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ ब्यावरा से संवाददाता दिनेश शर्मा जुड़ गए हैं, जो ग्राउंड जीरो पर है, जहां चुनाव होना है वहां से मैदान में हैं। दिनेश जी के पास पहले चलते हैं। दिनेश, आप बताइए कि जो उपचुनाव है उसमें फिलहाल कौन दमदार लग रहा है? आपने जनता से जाना होगा, आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, कैंडिडेट से भी बात कर रहे हैं, दोनों दलों के जो नेता हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, तो क्या लगती है, क्या स्थिति है इस बार ब्यावरा में? जी सर, बता दें आपको कि यहाँ स्थिति कांटे की टक्कर बनी हुई है जी, क्योंकि यहाँ जाति समीकरण को भी नजर पे रखा जा रहा है। इस बार सभी जाति के व्यक्ति अपने अपने कैंडिडेट, अपने अपने जनप्रतिनिधियों को लाकर वोटर को लुभाने का कार्य कर रहे हैं जी। इस मामले में न भाजपा पीछे है न कांग्रेस जी। दिनेश, इसको किस तरह से देख रहा है कि नारायण सिंह पवार हैं, बीजेपी उन पे लगातार भरोसा जता रही है। पिछली बार 2 चुनाव में हमने देखा, 2013-18 में उतारा, उसके बाद अब जब उपचुनाव हो रहा है तो उन्होंने फिर पवार जी पे भरोसा जताया है। तो क्या लगता है कि पवार जी की बहुत ज्यादा जनता के बीच पैठ है, निश्चित रूप से वो एक चुनाव जीत चुके हैं, तो क्या लगता है कि इस बार उपचुनाव में जनता उनका साथ देगी या रामचंद्र दांगी का साथ देगी कांग्रेस के? सर, नारायण सिंह पवार भाजपा प्रत्याशी का इसलिए विश्वास किया है पार्टी ने की क्योंकि वो जनता भी उन पे इसलिए विश्वास
कर रही है कि उसने पूर्व में बहुत अच्छा विकास किया है जी। और विकास कार्य के चलते ही जनता भरोसा कर सकती है उनपे। और यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र दांगी भी तीसरी बार प्रत्याशी बने हैं, जबकि 2 बार प्रत्याशी बने, दोनों बार वो चुनाव हार गए थे वो। तो उनको सहानुभूति के भी बहुत सहानुभूति वहां पर कैसी? रामचंद्र दांगी जी को जो हार गया उसको कैसी सहानुभूति दिनेश जी? नहीं, 2 बार चुनाव हार चुके हैं, तीसरी बार प्रत्याशी बनाया, तो इसलिए वो जनता से पूर्ण अपील कर रहे हैं। जनता तो फिर ये कहेगी या आपने फिर से घिसा पिटा प्रत्याशी उतार दिया जी। जनता तो ये कहेगी ना, आपने 2 बार जो हारा हुआ प्रत्याशी है उसको फिर मैदान में उतार दिया, वही घिसा पिटा प्रत्याशी, आपके पास कोई और चेहरा ही नहीं है वहां पर दमदार। नहीं, वहाँ क्या पूर्व में उससे। ठीक है दिनेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ जो है बीजेपी प्रत्याशी नारायण सिंह पवार जी जुड़ गए। नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। नारायण जी, बस अब तो प्रचार थमने ही वाला है, कुछ ही वक्त बचा हुआ है। कल शाम 5 बजे तक आप प्रचार करेंगे। उससे पहले स्वराज एक्सप्रेस के जो दर्शक हैं, जो वहां पर आपका जो विधानसभा क्षेत्र है ब्यावरा, वहां पर आप ये बताइए कि आपकी जो जीत का आधार है, जो आप जीत का दावा कर रहे हैं, वो किस आधार पे कर रहे हैं? आपको जनता क्यों जिताएगी नारायण जी? मेरी जीत का आधार मेरे क्षेत्र में विकास कार्य है जी। जनता वर्षों से विकास की अपेक्षा कर रही थी मेरे पिछले 5 साल में कार्यकाल में जी। वो सब चीजें मेरे घर की जनता की मांग थी जी। जनता ने मेरे पूरा विश्वास है, जनता ने मुझे जिताने की आपको है। अरे नारायण जी, ठीक है, जनता में आपका बहुत विश्वास है, जनता आपको भरोसा करती है। मैं भी मानता हूं कि आपकी जनता के बीच बहुत अच्छी पकड़ है और जनता आपका सम्मान भी करती है। आप जब भी क्षेत्र में जाते हैं तो पूरा सपोर्ट मिलता है, लेकिन ये सपोर्ट जो है वो वोट परसेंटेज में क्यों नजर नहीं आता? जब आप पिछली बार 2013 में चुनाव जीते थे तो जो जीत का अंतर था वो महज 3000 था, तो ये जीत का अंतर क्यों नहीं बढ़ पाता है? ये ब्यावरा विधानसभा इसी शुरू से ऐसी रही है खसावा देश में जी। और भिन्न प्रकार से यहाँ जो है जी समीकरण रहते हैं जी। उसके कारण जो है जीत का आधार कभी नहीं बढ़ा, 4-5 अच्छा नारायण जी, एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे कि ब्यावरा की जो जनता है, ब्यावरा के जो मतदाता हैं, वो किसी भी पार्टी को या प्रत्याशी को रिपीट नहीं करते हैं। तो ऐसे में जब आप फिर दोबारा हैं, तो पिछली बार जो है कांग्रेस यहाँ पे जीती थी, ऐसे में अगर जो इतिहास हम देखते आ रहे हैं उसके आधार पे तो बीजेपी की जीत नजर आती है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो कहते हैं कि जनता वहां पर प्रत्याशी को भी चाहती है कि वो लगातार बदलते रहें, तो ये आपके लिए माइनस पॉइंट हो जाता है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? वहां की जनता इस तरह से क्यों करती है कि बार बार प्रत्याशी बदल देती है, प्रत्याशी नहीं तो पार्टी बदल देती है, प्रत्याशी को दोबारा रिपीट करती है तो वो दूसरे को चुन लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है वहाँ? यहाँ की सीट का नेचर इस प्रकार का जो है, यहाँ के मतदाता और यहाँ की जनता का स्वभाव ऐसा है कि वो सारी कसौटियों का फर्क थी लोगों को जी। और मेरी पिछली मेरी पढ़ाई हुई थी जी। वो कसौटी नहीं, वो कुछ बहुत सारे कारण हो गए, मेरे लोग हो गए थे, मेरे घर में एक बार टिकट हो गई थी जी। मेरा संपर्क हो गया उनको, केवल मेरी पढ़ाई हुई जी। नारायण जी, आप हमारे साथ नारायण जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस के जो विधानसभा प्रभारी हैं गिरीश भंडारी जी, वो भी जुड़ गए हैं। गिरीश जी, स्वराज एक्सप्रेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गिरीश जी, हमारे साथ जो बीजेपी प्रत्याशी हैं नारायण सिंह पवार जी, वो भी जुड़े हुए हैं। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि गिरीश और नारायण जी कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने विकास किए हैं उसके आधार पर जनता इस बार उनको जिताएगी, लेकिन आप किस आधार पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं? जनता आपको क्यों जिताएगी, आपके प्रत्याशी को जिता करके विधानसभा भेजेगी? गिरीश जी, हमारे प्रत्याशी ने लगातार 35 सालों से वो जनता के संपर्क में है जी। और जहाँ तक विकास की बात है तो वो आप गांव में जाके देख सकते हैं कि किस तरह का विकास हुआ है जी। यहाँ पे 15 साल में पूरे इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा, विकास के कार्य कुछ हुए नहीं है। और जो कुछ कार्य उसके पहले जो कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या नहीं हुआ थोड़ा बताएंगे? हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी जी नारायण जी भी जुड़े हुए हैं। कई गाँव में आज पेयजल, आज ब्यावरा शहर में पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इतना बड़ा ब्यावरा शहर है, लेकिन इतने सालों से आज भी वहाँ लोग शुद्ध पीने के पानी के लिए तरसते हैं लोग आज जी। और क्या समस्या है क्षेत्र के अंदर? ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की कमियां है, नालियां की कमियां है, वहाँ पे पेयजल का पानी उपलब्ध नहीं है, विद्युत व्यवस्था बिल्कुल खंड-बंद हो गई है इन
6 महीने में पूरी विद्युत व्यवस्था पूरी इतनी बिगड़ चुकी है कि आज जो भाई अब 10 घंटे का बात कर रहे हैं, वहां पे आज 4-4 घंटे बिजली मिल पा रही है लोगों को। ट्रांसफार्मर बदलने के लिए लोगों को रिश्वतें देनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये तो अभी तो फिलहाल जो है, उससे पहले जो है आप ही के विधायक थे और निधन के पहले से उन्होंने सीटें देखी थी, तो उसमें कुछ सुधार हुआ होगा ना, या नहीं हो पाया? अब सुनिए, वो 1 साल कुल विधायक काल रहा पे है, 6 महीने का कोरोना का काल निकल गया और वो कोरोना में जो है उनको असामयिक उनका कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया। उनको कुल 1 साल का समय मिला और उन्होंने 1 साल के अंदर उन्होंने चाहे वो हमारी अजनार नदी के आवर्धन उसकी शुद्ध करने की बात हो, उस प्रोजेक्ट को वो लाए थे, लेकिन बीजेपी के कुछ विधायकों को खरीदने के कारण सरकार गिर गई, वो योजना भी आज अदर में हो गई है। अच्छा गिरीश जी, वहां पे जैसे बाकी सीटों पे हमें देखते 25 सीटों पे ठीक है, दल बदल का मुद्दा है जिसको आप काफी जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। यहाँ पे इस तरह का मुद्दा है नहीं, तो यहाँ पे तो आपको विकास की बात करनी पड़ेगी। विकास भी आप 2-3 चीजें आप ऐसी बता रहे हैं और इसको जीत का आधार मान रहे हैं अपनी, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि 2-3 चीजें आपको जिता के ले जाएंगी? क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि कोरोना काल रहा, फिर उनका विधायक का निधन हो गया, तो आपके पास वहां गिनाने के लिए आपके विधायक की जो उपलब्धियां हैं वो कुछ है नहीं ज्यादा। नहीं, अब समय नहीं मिल पाया। कुल 1 साल का समय मिला, कुल 15 महीने की सरकार रही, उसमें से 4 महीने कोरोना का काल के निकल गए, कुल 1 साल का समय मिला। 1 साल के समय में हमने जो वायदा किया था किसान के कर्ज माफी का, उसमें हमने चरणबद्ध तरीके से 50,000 रुपए और 1 लाख तक के कर्ज माफ किए। हमने पूरे क्षेत्र में गौशाला बनाने की बात हुई। आप कह रहे 1 साल के अंदर ब्यावरा विधानसभा के अंदर इतनी सारी गौशालाएं बनी है, उसका प्रत्यक्ष मैं आपको दिखा सकता हूँ कि चाहे वो पूरी की हो चाहे खजूरिया की हो, इतनी सारी गौशाला हमारे ब्यावरा विधानसभा में बनी। जी नारायण जी, मैं आपको बता दूं, हमारे साथ 2 जाने माने पत्रकार जो हैं, के अग्निहोत्री जी, रमेश शर्मा जी हैं। और वो रमेश जी हैं, वो इस बात को कह रहे हैं, रमेश जी को मैं ले रहा हूँ, रमेश जी आपसे सवाल करेंगे। गिरीश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, गौशालाओं की ना घोषणा तो हुई है, लेकिन गौशाला बनी कहाँ है? अगर गौशाला बन जाती तो सड़क पर जो मवेशी बैठती है वो अपने आप बंद हो जाती। गौशाला बनी कहाँ है? आपने अगर खजूरिया में जाके देखा होगा तो वहाँ गौशाला बनी है, खुरी में गौशाला बनी है और कई गौशालाओं का निर्माण कार्य अभी चालू है, जो 1 साल के अंदर स्वीकृत हुई। उसको 1 साल से वो गौशालाओं का निर्माण। गिरीश जी, आप जो कह रहे हैं, नारायण जी हमारे साथ है, बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनसे हम जान लेते हैं। नारायण जी, जो गिरीश जी कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है आपको? तो गिरीश थोड़ी बकवास कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। 50 सालों में कांग्रेस का एक संकल्प भी नहीं रहा क्षेत्र में, सिवाय झूठ बोलने का सारा रहिए। तो देखा तो बीजेपी में हुआ है और मुझे कांग्रेस को जवाब नहीं देना है। नारायण जी, वो तो क्षेत्र के नाम से बता रहे हैं कि यहाँ पर गौशाला बनी है। सब बकवास है, कोई गौशाला नहीं बनी, ना कोई खास हुआ है। तो ये सुधार के लोग घूम रहे हैं मेरे क्षेत्र में, इसका कोई जानना नहीं इस बहस में। जब से आपका कहने का मतलब है, जब से वहाँ पर जो है कांग्रेस के विधायक जीत के आए, कांग्रेस जीत के आई, विधायक बड़े, वहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ जी। आपके साथ बहस में बैठे इनका कोई जावड़ा से फिर आपका नरसिंह में क्या किया है, फिर जावड़ा की बात करें। चलिए पूछ लेते हैं। गिरीश जी बताइए, क्या कहेंगे नारायण जी की बातों को लेकर के आप? क्या कहूँ मैं इनको खुद का पता है कि मैंने नरसिंहगढ़ के अंदर मैंने उस क्षेत्र की लड़ाई, विधानसभा क्षेत्र के लिए कितनी लड़ाई लड़ी है, कितने धरने प्रदर्शन करके मैंने मेरे क्षेत्र में विकास के काम किए, मैंने कितने ग्रिड स्वीकृत कराए, मैंने कुरावर की जैसे गाँव शहर की जो सबसे 15 साल से समस्या थी सड़क की, उस समस्या को मैंने हल करवाया धरने पे, भूख हड़ताल में बैठकर। मैंने क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है। नारायण जी वो तो कह रहे हैं कि खूब काम किया है, वही वो फर्जी बातें नहीं कर रहे हैं। मगर नरसिंहगढ़ शायद ब्यावरा में नहीं है। नरसिंहगढ़ ब्यावरा में नहीं, उनका कहना है कि वहाँ से आते हैं, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। अलग क्षेत्र कुरावर नरसिंहगढ़। लगता है नारायण जी से संपर्क कट गया। गिरीश जी आप कह रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैंने अब ये बात करते कि इन्होंने नरसिंहगढ़ में क्या किया। अरे नरसिंहगढ़ की पूछ रहे हैं तो एक खुद ब्यावरा का तो बताए जहाँ ये चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि उनके पास नहीं हो सकता है बताने के लिए कुछ ना हो, तो इसलिए नहीं बता पा रहे हो। थोड़ा सा उनकी भी मजबूरी को आप समझिए। हमारे साथ के अग्निहोत्री जी हैं। गिरीश जी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। गिरीश जी, इस समय जो स्थिति है, अब तो देखिए चुनाव प्रचार का लगभग काम पूरा हो गया है,
तो आपको क्या लग रहा है कि अग्निहोत्री जी, मुझे लगता है कि दोनों लोग जो हैं वो चले गए हैं, शायद प्रचार में कुछ ज्यादा ही व्यस्त हैं। तो आपसे समझना चाहेंगे इस सीट को लेकर कि ब्यावरा का जो मतदाताओं को जो मिजाज है वो बिल्कुल ही अलग रहता है। एक बार बीजेपी को ले आते हैं, एक बार कांग्रेस को ले आते हैं। अगर ठीक है, अगर कांग्रेस को दोबारा लेके आना है, अगर प्रत्याशी बदला हुआ तो जिताएंगे, नहीं तो हम फिर दूसरी पार्टी को जिता देंगे। तो ये जो मतदाताओं का मिजाज है हर 5-5 साल में कैसे बदल जाता है? क्या वो मन में सोच के बैठते हैं कि हमको 5 साल एक पार्टी को रखना है या 5 साल एक को रखना है विधायक, फिर 5 साल दूसरे को रखना है? नहीं, देखिए, ब्यावरा जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी तासीर इसलिए भी अच्छी है क्योंकि मुख्य शहर जो है वो ब्यावरा है और जो जिला मुख्यालय है राजगढ़ वो थोड़ा सा इंटीरियर में पड़ता है, जो नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ नहीं है। उसकी वजह से वहाँ जो समस्याएं हैं ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र की, खासतौर से ब्यावरा शहर की, क्योंकि वो नेशनल हाईवे पर है, वहाँ की जो समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए लोगों को राजगढ़ जाना पड़ता है। तो वो जो दिक्कतें हैं उसकी वजह से भी हो सकता है कि उस क्षेत्र के जो मतदाता हैं, जो अधिकांशतः शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बटे हुए हैं, तो वो अपना मिजाज इस तरह का रखते हो कि यदि किसी ने उनकी समस्याओं को की तरफ ध्यान नहीं दे पाया जो विधायक, उसको वो बदल देते हो और दोबारा उनको फिर चुन करके जो है वो विधानसभा में नहीं पहुंचाते। लेकिन जहां तक पिछले 2018 के आम चुनाव का सवाल है, तो नारायण सिंह पवार 800-850 के आसपास वोटों के अंतर से पीछे रह गए थे। मुझे लगता है कि नारायण सिंह पवार का वहां पे काफी अच्छा संपर्क रहा है और काफी एक्टिव भी हो रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बार जो है ये अंतर वो पाट पाए और किसी तरह से मतदाताओं को अपने पक्ष में कर पाए। अग्निहोत्री जी, हमारे साथ दिलवर यादव जी जुड़ गए, बीजेपी के जिलाध्यक्ष। दिलवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। जी नमस्कार सर। प्रचार का ठीक है, बहुत अंतिम दौर आ गया है, वो घड़ी नजदीक आ गई है जब मतदान होगा, मतदाता जो है जो कैंडिडेट की है उनकी सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। आपको क्या लगता है कि जनता किस आधार पे आपको आपके प्रत्याशी को जिता करके विधानसभा भेजेगी? अभी जनता ये तय कर रही है कि जो 15 महीने कमलनाथ की सरकार थी जी, उस 15 महीने में कोई भी जमीन पर एक भी काम नहीं हुआ जी। यही आधार हमारे लिए काफी है। जिसके बाद शिवराज जी बैठे हैं 23 मार्च से, उसके बाद से उन्हें जो काम संभाला जी, तो जितनी इनने योजनाएं बंद कर दी थी, सब काम बंद हो गए थे, वो सब पुनः चल पड़े जी। तो यही तय करके जनता हमको वोट देगी। पिछली 15 साल की सरकार और मोदी जी की दूसरी बार की सरकार, ये तो हमारे प्लस में ही है। जी जी। हमारे साथ एनएसयूआई जो जिला अध्यक्ष एनएसयूआई के राहुल दांगी जी भी जुड़ गए हैं। दिलवर जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राहुल जी, आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। जी सर, जी सर, जी सर। राहुल जी, दिलवर जी जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष है दिलवर यादव जी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने इतने विकास कार्य किए हैं कि उनका जो प्रत्याशी है वो चुनाव 100% जीतेगा। तो आप क्या कहेंगे कि जो बीजेपी का विकास है वहां पर, उसके बाद आपका जो कैंडिडेट है उसकी जीत का आधार क्या रहेगा? जी देखिए साहब, सबसे पहली चीज है जो विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ब्यावरा में वोट मांग रही है, पूर्ण रूप से झूठ बोलकर विकास के नाम पे वोट मांग रही है। सिर्फ ये लोग पैसों का आंकड़ा दिखाकर जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। कोई विकास ब्यावरा शहर में नहीं हुआ। नहीं तो पैसों का क्या दिखा रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि किसी प्रकार का कोई विकास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ब्यावरा में नहीं किया गया। सिर्फ मकानों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उन्होंने खूब विकास हुआ है बीजेपी के शासन में। नहीं, इस प्रकार कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ मकानों को तोड़ने का काम किया है। एक भी बिल्डिंग ब्यावरा शहर में या ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई है। सिर्फ मकानों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने एक कॉलेज का निर्माण ये ब्यावरा शहर में नहीं करा पाए। और भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर झूठ बोलने का काम करती है, लोगों को बरगलाने का काम करती है। लेकिन राहुल जी, सवाल तो एक ये भी उठता है ना कि आप 15 साल की बात कर रहे हैं, तो उसमें 6 साल तो जो है आपके विधायक भी रहे ना, तो उस दौरान भी वो कोई विकास नहीं करा पाए क्या? देखिए साहब, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और ब्यावरा शहर में जो संभव विकास हो सका उस समय विकास हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हुआ है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा
यहाँ पर ब्यावरा में हॉस्पिटल निर्माण कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ है। ब्यावरा में नवीन कॉम्प्लेक्स का निर्माण कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ है। और लोगों को हम लोगों ने कभी बेरोजगार नहीं किया है। हम लोगों ने हमेशा रोजगार देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। यदि किसी एक व्यक्ति की दुकान कहीं से हटाई तो उसको फिर से कांग्रेस पार्टी ने दूसरी जगह दुकान दी है। और भारतीय जनता पार्टी ने हजारों लोगों को ब्यावरा शहर में हजारों लोगों को दुकानों से हटाने का काम किया है। उनकी दुकानें हटा दी गई, उन्हें बेरोजगार कर दिया गया। और आज भी लोग, कई युवा सड़कों पर घूम रहे हैं जिनकी दुकानें शहर में थी, वो तोड़ दी गई। और आज ये लोग विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं शहर में। ठीक है राहुल जी हमारे साथ, राहुल जी और दिलबर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हैं, वो सवाल करना चाहते हैं। रमेश जी आपका सवाल किससे है? नहीं, मोटे तौर पर मैं कांग्रेस से इस बात का सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी कि कई बार कामों को गिनाते तो आप हैं, और जो रोड का आपने कहा है मकान तोड़ने का, तो कहीं ना कहीं वो रोड चौड़े करने के लिए लोगों की यातायात बढ़े, क्योंकि ब्यावरा में इतनी गाड़ियां हो गई, उसके कारण रोड तोड़े और सहमति से वो मकान टूटे हुए थे। तो उनमें कोई असंतोष तो ऐसा दिखता नहीं जो आप कह रहे हैं जैसे वोट का फर्क पड़ेगा। क्या कहेंगे दांगी जी? देखिए साहब, कुल मिलाकर बात यह है, रोड का चौड़ीकरण तो हुआ नहीं, नालियां यहाँ बनी नहीं, और कुल मिलाकर मकानों को तोड़कर टेंडर, ठेकेदारी, कमीशन का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किसी को इस रोड का चौड़ीकरण होने से फायदा नहीं हुआ है। आज भी उतनी ही धूल ब्यावरा शहर में उड़ती है। आज भी वही ट्रैफिक जैम की अगर व्यवस्था सुधरी हो तो आप स्वयं देख सकते हैं। आप सभी पत्रकार साथी यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं क्या ट्रैफिक जैम की व्यवस्था पहले से ज्यादा बुरी हालत। ठीक है दांगी जी, मैं आपका जो सवाल है, आपकी जो बात कही है, दिलवर जी से जानना चाहता हूँ। दिलवर जी, कुछ ऐसा जो बता रहे दांगी जी, उसमें कितनी सच्चाई है? में यही सच्चाई है कि ये बता दे कि 15 महीने में हमने ये अच्छा कर दिया। मान लो ब्यावरा में धूल उड़ रही, तो अभी तो सरकार कांग्रेस की थी जी, इसके पहले तो धूल बंद कर देते। अगर भाजपा ने कोई काम नहीं किया है तो हमने ये करके बता दिया है, ये बता दे जी। दांगी जी बताइए। देखिए साहब, एक अच्छा रोड मैप कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया था और अब आने वाले समय में उस पर काम होने वाला था। शहर में नालियां का निर्माण होने वाला था। ब्यावरा में एक VIP रोड बनने वाला था, अजनार से लगा हुआ एक बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण ब्यावरा का होने वाला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी था वो कहाँ रहा था? सत्ता को नहीं छोड़ने का जो उनको जो दुख था कि वो सत्ता से बाहर हो गए, उसका इन लोगों ने पीछे के दरवाजे से सरकार में बैठ गए। और जो पीछे के दरवाजे से कहाँ बैठ गए? आप ही के विधायक थे, आप लोग अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए, उन्होंने कहाँ तोड़ा ओड़ा? देखिए साहब, 35 करोड़ में खरीदारी हुई है और अभी तक भी विधायक खरीदे जा रहे हैं। क्या है, कांग्रेस पार्टी कभी भी खरीद फरोख्त की राजनीति करती नहीं है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। चाहे वो गोवा में आप देख लो, चाहे मध्य प्रदेश में देख लो, जहां भी हुई है। मध्य प्रदेश का इतिहास में एक काला समय लिखा है। विधायकों को खरीदा है, खरीदने का काम किया और मध्य प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया है। मध्य प्रदेश की जनता इनको इसका ठीक है दांगी जी ठीक है। 25 सीटों पे दलबदल की वजह से उपचुनाव हो रहा है, लेकिन वहां पर जहां ब्यावरा में उपचुनाव हो रहा है, वहां निधन की वजह से हो रहा है, वहां पे इस तरह की कोई बात नहीं है। क्या लगता है कि आप कैसे जीत लेंगे वहां का चुनाव? वहां पर तो स्थिति जो है बीजेपी कैंडिडेट है उनकी मजबूत नजर आ रही है। जनता पार्टी ने कोरोना के चलते किसी प्रकार का कोई काम किया नहीं है और किसी प्रकार की कोई नई योजनाएं चालू नहीं की है। जो दूध के दाम किसानों के 7 रुपए से ऊपर थे, उन्हें कम करके 5 रुपए कर दिए। किसानों का कर्ज माफी जो चल रही थी, उस किसानों की कर्ज माफी को इन लोगों ने बंद कर दिया। कहीं ना कहीं पूरे विकास कार्यों को ठप करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ब्यावरा में कांग्रेस के विधायक होने की वजह से इन्होंने किसी प्रकार का कोई फंड वगैरह यहाँ दिया नहीं जब सरकार इनकी बनी उसके बाद। और हमारे माननीय विधायक महोदय श्री गोवर्धन दांगी जी वो लोगों की सेवा करते करते ईश्वर को ने उन्हें बुला लिया है। लोग कोरोना में उन्होंने लोगों की सेवा करी है। कोरोना में उन्होंने लोगों का चप्पल पहनाई, लोगों को खाना खिलाया, ऐसे समय में उन्होंने सेवा करी है। और भारतीय जनता पार्टी आज विकास के नाम पर वोट मांगती है। तो मैं आपको बता दूं, ब्यावरा में एक टंकी बनी थी जो एक भी दिन नहीं चल पाई। ब्यावरा में ट्रैफिक लाइट का व्यवस्था इन लोगों ने करी थी, वो एक भी दिन नहीं चल पाई। और
सिर्फ कमीशन का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। निर्मल जी, आपसे मैं बस अंतिम आपसे जानना चाहूंगा, इन्होंने ठीक है अब वो तो विपक्ष में है, क्योंकि तो उनको तो आप बताएंगे कि उन्होंने सरकार ने कोई विकास काम नहीं किया, 2-3 कुछ ऐसे पॉइंट्स आप बताएंगे कि जिससे जनता, हम माने कि जनता आपके साथ है और आप चुनाव जीतेंगे। देखिए, जो कांग्रेस सरकार ने, कमलनाथ जी ने जो शिवराज जी की सरकार की जितनी भी योजनाएं बंद करी थी जन कल्याणकारी, वो सारी योजनाएं चालू कर दी। इसमें प्रमुख रूप से संबल की योजना है। हम सब जानते हैं कि 15 महीने तक लोगों को कोई भी आकस्मिक मौत हो जाना, कोई दुर्घटना हो जाना, इसमें सबको सहायता मिल रही थी, वो सब बंद हो गई। कन्यादान की योजना इन्होंने 52,000 कर दी, किसी को दी नहीं। जो वृद्ध लोगों को हम यात्रा करा रहे थे, वो यात्रा बंद हो गई। और राजगढ़ जिले में तो मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ी बात, युवराज जी की जब सरकार थी तो पूरे जिले में 1600 गाँव में सिंचाई की पानी की व्यवस्था करी, 4 बड़े बड़े डैम है, 1600 गाँव में से 1350 गाँव में पेयजल की व्यवस्था कर दी गई है। आज टोटके से पानी पी रहे हैं गाँव में, स्वच्छता का काम चल रहा है। ये सारे ऐसे काम हैं जो गिनने लायक काम है। चलिए ठीक है दिलवर जी, आपकी भी बात आ गई, दांगी जी की भी बात आ गई। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी कि आप दोनों बेहतर करें और चुनाव जीतें। तो हमसे आप जुड़े, बात की, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। रमेश जी, आपने प्रत्याशी की भी बात सुन ली, जो बीजेपी प्रत्याशी थे, बाकी जो नेता, उनके जिलाध्यक्ष और कांग्रेस की जो जिलाध्यक्ष थे NHI, उनकी बात सुनी। तो क्या लगता है कि किस तरह से, चूंकि पिछला जो मार्जिन आप देख रहे हैं बहुत कम अंतर था, क्या ये बीजेपी अब जब उपचुनाव हो रहा है बीजेपी के लिए नुकसान में और लेके जाएगा, कुछ संकट हो सकता है, या कांग्रेस के पाले में जो वोट है वो बढ़ जाएगा? किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, मोटे तौर पर ये सीट फाइट वाली सीट है जी, और यहाँ मुकाबला दिलचस्प है जी, और इसमें कोई भी बाजी मार सकता है। ये अब तक के इन दोनों की, तीनों की जो बातचीत है उस बात से लगता है। तो उसका एक कारण ये है कि दोनों के पास अपनी तरफ से बहुत ज्यादा बताने का चीजें कम हैं और दूसरे की आलोचना करने के मुद्दे दोनों के पास खूब ज्यादा हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ का चुनाव दिलचस्प है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी भाजपा जो बहुत कम अंतर से जो हार गई थी, उसका कारण क्रॉस वोटिंग थी, वो जो नोटा में वोट दबे थे। एक तो किसानों के मुद्दे ने थोड़ा सा मदद की थी, और दूसरा ब्यावरा में जो जिसको अपन कह सकते हैं अपर कास्ट, वो किसी वजह से, खासतौर से ब्राह्मण का वोट जो था वो भाजपा के खिलाफ गया। तो इस कारण वहां पर ब्यावरा में पिछली बार भाजपा की हार हुई थी। इस साल भाजपा ने इन दोनों वोटों में सहन लगाई हुई है और खुद को बांधा हुआ है। तो लिहाजा वहां पर मुकाबला थोड़ा दिलचस्प तो हो गया है, कोई भी जीत सकता है। फिर भी मतलब झुकाव किस ओर ज्यादा लग रहा है? फिर भी मुझे जो लग रहा है कि जैसे कि खबरें वहां से आ रही है कि भाजपा ने इन दोनों चीजों में थोड़ा, किसान की नाराजगी भी कम हुई है और ये फसल बीमा के थोड़े से पैसे गए हैं, 2 लाख तक के कर्जे माफ हुए नहीं है, ये भी थोड़ी सी गई है। और खासतौर से शिवराज ने ये जो फुटपाथ वाली योजना की है, ब्यावरा सीट का एक अजीब, मध्य प्रदेश की एक ऐसी ज्योग्राफी है थोड़ी सी अलग। या तो वहाँ वो हाईवे वाले बहुत फॉरवर्ड लोग हैं, बुराइयों से जुड़े हुए हैं और एकदम पूरी दुनिया से जुड़े हुए, या फिर राजगढ़ के इधर का जो पीछे का क्षेत्र वो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है। तो मध्यम वर्ग का दोनों से मिलाकर के चलने वाला मतदाता वहां पर कम है जी। तो या तो ट्रेडिशन पर चलने वाले लोग ज्यादा हैं, तो जो ट्रेडिशन पर चलने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी सिद्धांत और काम देख के आधार पर वोट करते हैं, और जो आधुनिकता में जुड़े हुए हैं ब्यावरा तरफ का जो मतदाता है वो अपने हित अहित देख करके अपना वोट करता है। खासतौर से ये जो फुटपाथ वाली योजना है, फुटपाथ वाली योजना पर ब्यावरा सिटी में थोड़ा सा भाजपा का समर्थन बढ़ा है। अब ऐसी स्थिति में वो वोट तक जाएगा कि नहीं जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। अनुभूति सर, आपकी भी एक संक्षिप्त टिप्पणी। जी, मुझे तो ये लगता है कि ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में जो जातिगत समीकरण है, डांगी और सोंदिया समाज का, समुदाय का जो एक तो वो है, दूसरा पिछले आम चुनाव के दौरान जो SC/ST कानून को लेकर के जिसकी वजह से सवर्ण नाराज थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, जो उनके पारंपरिक वोटर भी थे, लेकिन उन्होंने केवल उसी वजह से एक स्टेटमेंट जो आपको याद होगा शिवराज सिंह चौहान का आया था माइकल लाल वाला, उसकी वजह से भी काफी नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को सवर्णों के वोट का उठाना पड़ा। मुझे लगता है जातिगत समीकरण के तहत अब जो स्थितियां जो बन करके आई हैं और जो स्थिति है वहां वोटों का अंतर भी बहुत कम रहा, 800 सवा 800 के आसपास बीजेपी की पराजय हुई थी। तो हो सकता है कि ये जो मतों का अंतर है
वो बीजेपी पाट सके और इस बार जीत दर्ज करा सके। चलिए, आप दोनों ने हमारे साथ जुड़े और विशेष टिप्पणी जो दी उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने जिस ब्यावरा सीट की बात की है, वहां पर भी जो मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और कई सीटों की तरह यहाँ पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प दिख रहा है। रामचंद्र गांगी और नारायण सिंह जो बीजेपी प्रत्याशी है, हमने बात की थी प्रत्याशियों से और वहां के जो क्षेत्रीय नेताओं उनसे बात की थी, तो बहुत ज्यादा जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आया। मतलब कहीं ना कहीं उनको संदेह है कि उनकी जीत कहीं ना कहीं कंफर्म नहीं है, वो श्योर नहीं है अपनी जीत को लेकर के। इसलिए दोनों ने काफी कड़ी मेहनत की और प्रचार कल जब 5 बजे तक होगा तो पूरी ताकत झोंकते नजर आएंगे दोनों प्रमुख दल। अब जीत की जो हुंकार है वो कौन भरता है, ये तो 10 नवंबर को आने वाले नतीजे बताएंगे। देखते हैं उस दिन कौन जीत का जश्न मनाता है और कौन हार की गम में डूबता है। इसी के साथ सत्ता का संग्राम में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।